राघव से शादी कर आकांक्षा ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना अच्छा स्वागत होगा इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रही। इसके बाद वे अपने कमरे में आराम करने चली गई। शाम करीब 5 बजे कमरे में राघव आया और आकांक्षा से बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रहा था। उसके घर वालों ने फोन पर अभी मुझे बताया है कि उसका निधन हो गया है, इसीलिए मुझे उसके घर जाना होगा। आकांक्षा का ससुराल में पहला दिन था, इसीलिए उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव उसे ये समझाकर चला गया, तुम टेंशन मत लो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। राघव के जाने के बाद उसकी छोटी चचेरी बहन तनु आकांक्षा के पास आ गई और उससे कई घंटे तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 10 बजे आकांक्षा को खाना खिलाने के बाद तनु उससे ये कहकर चली गई कि भाभी अब थोड़ी देर आराम से सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाओगी। तनु के जाने के बाद आकांक्षा अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आकांक्षा अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। उसे 2 साल छोटा उसका भाई विनय था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा की जूते चप्पलों की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद आकांक्षा ने जॉब की तैयारी की तो मात्र 10 महीने के बाद ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई थी। 2-3 साल नौकरी करने के बाद पापा ने राघव नाम के युवक से उसकी शादी कर दी। राघव की 2 साल पहले ही रेलवे विभाग में नौकरी लगी थी। उसके पापा रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ गृहिणी थी। राघव से 2 साल छोटा उसका भाई आलोक था, जो इंटर तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। रात के दूसरे पहर आकांक्षा गहरी नींद में सो रही थी, तभी ननद तनु उसके कमरे में आई। उसने आकांक्षा को झकझोर कर उठाया। तनु रो रही थी। रोते रोते ही वे बोली, भाभी अनर्थ हो गया। राघव भैया दोस्त के घर से लौटकर आ रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटना स्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से खबर मिली है। यह खबर सुनते ही आकांक्षा के होश उड़ गए। उस समय रात के 3 बज रहे थे। क्या से क्या हो गया था। पति की मौत का आकांक्षा को ऐसा गम हुआ कि उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अपने आप को उसने घर के लोगों से घिरा पाया। पड़ोस के लोग भी थे। सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई डायन कह रहा था, कोई अभागन, तो कोई उसका पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय आकांक्षा कर ही क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले वे सुहागिन थी और कुछ ही देर में वे विधवा हो गई थी। खबर पाकर आकांक्षा के पापा भी वहां आ गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने राघव का शव घर वालों को सौंप दिया। 13वीं के बाद आकांक्षा मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सिर चकराया और वे फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे पलंग पर लेटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आकांक्षा 2 महीने की गर्भवती है, पर वे बेहोशी कमजोरी के कारण हुई थी। आकांक्षा बहू बनकर अभी अभी इस घर में आई ही थी तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सोचकर सभी लोग परेशान थे। आकांक्षा के पापा भी वहीं थे। वे सकते में आ गए। आकांक्षा को होश आया तो सांस दाड़ उठी। बता, तेरे पेट में किसका पाप है? जब तू पहले से इधर उधर मुंह फाड़ती फिरती थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? आकांक्षा कुछ न बोली, पर उसे याद आया कि सगाई के कुछ दिन बाद ही राघव ने उसे फोन करके मिलने के लिए कहा था। उसने राघव से मिलने के लिए मना करते हुए कहा, मेरे खानदान की परंपरा है कि सगाई के बाद लड़की अपने होने वाले दूल्हे से शादी के दिन ही मिल सकती है। मम्मी ने आपसे मिलने से मना कर रखा है। राघव ने उसकी बात नहीं मानी। वे हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था तो वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो आकांक्षा ने मम्मी को फोन करके झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, रात के 9 बजे के बाद ही घर आ पाऊंगी। फिर वह उसे मिलने के लिए एक होटल में चली गई। उस दिन के बाद भी उनके मिलने जुलने का प्रोग्राम चलता रहा।
राघव अपनी कसम दे देकर उससे मिलने के लिए मजबूर कर देता था। वह इतना जरूर ध्यान रखती थी कि घर वालों को यह खबर ना लगे। एक दिन राघव उसे बेहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद कर उसे बाहों में भरा तो वह उसका इरादा समझ गई। आकांक्षा ने शादी से पहले सीमा लागने से मना किया, लेकिन राघव नहीं माना। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी भूल का परिणाम अगले महीने ही आ गया। टेस्ट करने पर पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। राघव का अंश उसकी कोख में आ चुका था। वह घबरा गई और उसने राघव से जल्दी शादी करने की बात कही। देखो आकांक्षा, सारी तैयारी हो चुकी है। मैरिज हॉल, बैंड वाले, बग्गी आदि सब कुछ तय हो चुके हैं। 1 महीना ही तो बचा है। घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम होगी। तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं सब संभाल लूंगा। सास की डांट से आकांक्षा वर्तमान में लौटी। जब सास उसे तरह तरह के ताने देने लगी तो आकांक्षा ने आखिर चुप्पी तोड़ दी। उसने सभी के सामने हकीकत बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी ने इसे उसकी मनगढ़ंत कहानी बताया। आखिर अपने सिर बदनामी का इल्जाम लेकर आकांक्षा अपने माँ बाप के साथ मायके आ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। भविष्य अंधकार में लग रहा था। होने वाले बच्चे की टेंशन उसे अधिक सता रही थी। 1 हफ्ते बाद आकांक्षा जब कुछ नॉर्मल हुई तो मम्मी ने उसे समझाते हुए अबॉर्शन कराने कर दूसरी शादी करने की सलाह दी। कुछ सोचकर आकांक्षा बोली, मम्मी गलती मैंने की है तो बच्चे को सजा क्यों दूं? मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही भविष्य की चिंता करूंगी। आकांक्षा को मायके आए 20-25 दिन हो चुके थे तो अचानक उसका देवर आलोक आया। आकांक्षा और उसके माँ पापा चौंक गए। आलोक बोला, मुझे भरोसा है कि तुम बदचलन नहीं हो। तुम्हारे पेट में मेरे भाई का अंश है। जब तुम ये बात समझ रहे थे तो उस दिन अपना मुंह क्यों बंद कर लिया था जब सभी मुझे बदचलन बता रहे थे? आकांक्षा ने गुस्से में कहा। उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर परेशान हो गया था, फिर ये निर्णय नहीं कर पाया था कि क्या करना चाहिए। आलोक बोला। आकांक्षा अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, आप क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा भविष्य संवारना चाहता हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने माँ पिताजी को राजी कर लिया है। दफ्तर और माहौल में वह बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। सभी उसे दुष्टस्त्री समझते थे। आकांक्षा बच्चे की डिलीवरी के बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन आलोक ने कहा कि वह डिलीवरी से पहले शादी करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। फिर ऐसा ही हुआ। डिलीवरी से पहले उन दोनों का विवाह हो गया। जिस घर से आकांक्षा बेइज्जत होकर निकली थी उसी घर में पूरे सामान से आलोक के कारण लौट आई थी। फलस्वरूप आकांक्षा ने आलोक को दिल में बसाकर प्यार से नहला दिया और पलकों पर बिठा लिया। आलोक भी उसका पूरा ध्यान रखता था। घर का कोई काम उसे करने नहीं देता था। काम के लिए उसने एक काम वाली रख दी थी। आलोक का भरपूर प्यार पाकर आकांक्षा इतनी खुश थी कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। प्रसव का समय नजदीक आया तो बातों बातों में आलोक ने आकांक्षा से कहा, तुम अपने बैंक की डिटेल्स दे दो। प्रसव के समय अगर मेरे अकाउंट में रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम्हारे अकाउंट से ले लूंगा। आकांक्षा को उसकी बात अच्छी लगी। बैंक की पासबुक, डेबिट कार्ड और बैलेंस चेक पर साइन करके पूरी की पूरी चेकबुक उसे दे दी। नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ तो उसका नाम रुद्र रखा गया। 6-7 महीने बाद आलोक ने हनीमून पर मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया तो आकांक्षा ने मना नहीं किया। रुद्र के साथ आकांक्षा ने मनाली घुमा। आलोक बहुत खुश था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तीनों घर वापस लौट आए। आकांक्षा आलोक का अथाह प्यार पाकर राघव को भूल गई। रुद्र 1 साल का हो गया था, फिर भी आकांक्षा ने आलोक से डेबिट कार्ड और साइन किए हुए चेक वापस नहीं लिए थे। इसकी कभी आवश्यकता महसूस नहीं की थी। आलोक ने उसके अंधकार में जीवन को रोशनी से नहला दिया था। ऐसे में भला वह उस पर विश्वास कैसे न करती थी। जरूरत तब पड़ी जब एक दिन आकांक्षा के पापा को व्यापार में कुछ नुकसान हुआ और उन्होंने उसे 2 लाख मांगे। तब आकांक्षा ने पापा का अकाउंट नंबर आलोक को देते हुए कहा, आलोक, मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। इतना सुनते ही आलोक ने आकांक्षा से कहा, डियर, तुम्हारे अकाउंट में रुपए कहाँ है?
मुश्किल से 1000-2000 रुपये होंगे। आकांक्षा को झटका लगा क्योंकि उसके अकाउंट में तो कम से कम 9 से 10 लाख रुपए थे। आखिर वे पैसे कहाँ हैं? उसने आलोक से पूछा। मेरे अकाउंट में उस समय लगभग 6 लाख से अधिक थे। इसके अलावा हर महीने 40,000 तनख्वाह के भी आ रहे हैं। सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? आलोक झुंझलाते हुए बोला, कुछ तुम्हारे पर्सों में खर्च हुआ, कुछ हनीमून पर खर्च हो गए, बाकी रुपए घर की जरूरतों पर खर्च हो गए। तुम्हारे रुपए से तो ये घर चल रहा है। मेरी तनख्वाह और पापा की पेंशन के भविष्य पैसे तो भविष्य के लिए जोड़ कर रखे हैं। आलोक का उत्तर सुनकर आकांक्षा खामोश हो गई, पर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। डिलीवरी के समय उसे छोटे से नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था। उसका बिल मात्र 4,000 रुपये आया था। हनीमून पर भी अधिक खर्च नहीं हुआ था। जिस होटल में ठहरे थे वह बिल्कुल नॉर्मल सा था। जो होना था वह हो चुका था। उस पर बहस करती तो रिश्ते में खटास आ सकती थी। लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने की ठान ली। आलोक से अपनी बैंक पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड लेकर अपनी कह दिया कि घर खर्च के लिए महीने में सिर्फ 10,000 देगी। तनख्वाह के बाकी पैसे रुद्र के भविष्य के लिए जमा करेगी। आकांक्षा के फैसले से आलोक को दुख हुआ, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन ही आकांक्षा ने बैंक से ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे लेकर अपने पापा को दे दिए, पर उन्हें यह नहीं बताया कि आलोक ने उसके सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद अचानक आलोक ने उसे कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? आकांक्षा ने पूछा। मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए तैयारी कर ली है, पर तुम्हारी सहायता बिना नहीं कर सकता। तुम्हारी सहायता हर तरह से करूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा? आकांक्षा ने पूछा। तुम्हें अपने नाम से 20 लाख का लोन बैंक से लेना है, उसी रुपए से बिजनेस करूंगा। मेरा कुछ इस तरह का बिजनेस होगा कि लोन 4 साल में चुकता हो जाएगा। इतने रुपए का लोन मुझे नहीं मिलेगा। अभी मुझे जॉब करते 4 साल ही तो हुए हैं। मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। आलोक ने नॉर्मल होते हुए कहा। होम लोन लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? इस लोन में फ्लैट या कोई घर लेना ही होगा। आकांक्षा ने बताया। इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली। तुम्हें सिर्फ होम लोन के पेपर्स पर साइन कर बैंक में जमा करने हैं। मैं कुछ समझे नहीं, तुम करना क्या चाहते हो ठीक से बताओ। आलोक ने अपनी प्लानिंग आकांक्षा को बताई तो वह शक्ति में आ गई। दरअसल आलोक ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था। इसमें उसे 4 महीने बाद पूरे रुपए कैश में मिल जाते। बाद में ब्रोकर अपना कमीशन लेता। आकांक्षा ने इस काम के लिए मना किया तो आलोक ने उसे अपनी कसम देकर अंततः मना ही लिया। आलोक ने 4-5 दिनों में पेपर तैयार करके आकांक्षा को दे दिए तो वह धर्म संकट में पड़ गई कि साइन करूं या ना करूं। इसी अधूड़बुन में 3 दिन बीत गए। आज घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली सुनीता अचानक उससे बोली, मैडम सुना है कि आप बैंक से लोन लेकर आलोक बाबू को दोगी। तुम्हें किसने बताया? आकांक्षा ने हैरानी से पूछा। कल आपके घर से काम करके जा रही थी तो आंगन में आलोक बाबू और उनकी माँ के बीच हुई बात सुनी थी मैंने। आलोक बाबू कह रहे थे, चिंता मत करो माँ, लोन लेकर आकांक्षा रुपए मुझे दे देगी तो उसे घर में नहीं रहने दूंगा। उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर दूंगा। सुनीता चुप हो गई तो आकांक्षा को लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें बंद हो गई, पर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया और सुनीता को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो सुनीता। डांट खाकर पल तो चुप रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी तो आपने रुपए से मेरी बहुत सहायता की थी, इसीलिए मैंने कल जो कुछ भी सुना था आपको बता दिया। फिर वे बोली, मैडम आलोक बाबू से सावधान रहिए, वह अच्छे इंसान नहीं है। उनकी नज़र हमेशा अमीर लड़कियों पर रहती थी। उन्होंने आपसे शादी क्यों की मेरी समझ से बाहर की बात है। इसमें भी जरूर उनका कोई ना कोई लालच छुपा होगा। शक घर का गया तो आकांक्षा ने अपने ममेरे भाई कुमार से आलोक की सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। कुमार पुलिस में था। कुमार ने 10 दिन में ही आलोक की जन्म कुंडली खंगालकर आकांक्षा के सामने रख दी। पता चला कि आलोक आवारा किस्म का था। प्राइवेट जॉब से वह जो कुछ कमाता था अपने कपड़ों और शौक पर खर्च कर देता था।
वह आकर्षक तो था ही, खुद को ग्रेजुएट बताता था। अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना वह अच्छी तरह से जानता था। आकांक्षा को यह भी पता चल चुका था कि उसे 20 लाख रुपए ऐंठन का प्लान आलोक ने अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया था। माँ ने ऐसी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने आलोक को आकांक्षा से विवाह करने की इजाजत इसीलिए दी थी क्योंकि आलोक ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। शादी के 1 साल बाद आलोक ने अपना वादा पूरा भी कर दिया था। आलोक पर आकांक्षा से फिर भी तरह से रुपए लेने का जुनून सवार था। आलोक की हकीकत पता लगने पर आकांक्षा को अपना वजूद खत्म होता सा लगा। अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए आकांक्षा ने आलोक को कह दिया कि वे बैंक से किसी भी तरह का लोन नहीं लेगी। आलोक को बहुत गुस्सा आया पर कुछ सोचकर अपने आप को काबू में कर लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से बीत गए। आलोक और उसकी माँ ने आकांक्षा से बात करना बंद कर दिया। आकांक्षा को लग रहा था कि दोनों के बीच कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, पर वह समझ नहीं पा रही थी। आकांक्षा को लगा कि उसे कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रुकना चाहिए ताकि इनके असली मंसूबों को जान सके। आकांक्षा ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली। घर पर सास और आलोक पर आकांक्षा की नजर थी। दोपहर में वे रुद्र को लेकर लेटी थी। कूलर चलने के कारण बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही थी। रुद्र के सोने के बाद वे चुपके से निकलकर किचन में आ गई। सास के कमरे से आवाज आ रही थी। सास आलोक से कह रही थी, आकांक्षा को कब घर से निकालोगे? उसने तो लोन लेने से भी मना कर दिया है, फिर उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? उसे तो 50 लाख लेकर ही रहूंगा माँ। आलोक ने कहा, पर कैसे? मैं उसको जान से मार दूंगा। आलोक की बात सुनकर उसकी माँ चौंक गई। मतलब मुझे पता था कि फर्जी कागजात पर वे लोन नहीं लेगी, इसलिए 6 महीने पहले ही मैंने प्लानिंग बना ली थी। कैसी प्लानिंग? आकांक्षा का 50 लाख का जीवन बीमा करा चुका हूँ, उसका प्रीमियर बराबर भर रहा हूँ। उसकी हत्या करा दूंगा तो रुपए मुझे मिल जाएंगे क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। आलोक की प्लानिंग पर माँ खुश हो गई, पर कुछ सोचते बोली, अगर पुलिस ही की पकड़ में आ जाओगे तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा माँ। आकांक्षा की हत्या कुछ इस तरह से कराऊंगा कि वे रोड एक्सीडेंट लगेगा, पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। बाद में रुद्र को उसके मायके भेज दूंगा। कुछ देर चुप रहकर आलोक ने फिर कहा, आकांक्षा की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर बैंक में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, फिर किसी अमीर लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आकांक्षा ने दोनों की बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। माँ बेटे के षड्यंत्र का पता चल गया। अब उसका वहां रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए शाम को वह अपने बेटे को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम माँ पापा को बताया तो उन्होंने आलोक से तलाक लेने की सलाह दी। आकांक्षा आलोक को सिर्फ तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि वह उसे जेल की हवा खिलाना चाहती थी। यदि उसे यूं ही छोड़ देती तो वह फिर से किसी न किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। फिर पुलिस स्टेशन जाकर आकांक्षा ने आलोक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। सबूत में मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें पुलिस को सुना दी। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आलोक को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों बाद ही आकांक्षा ने आलोक से तलाक ले लिया। इसके बाद पापा ने उसे फिर से शादी करने का सुझाव दिया। शादी के नाम का कोई ठप्पा अब आकांक्षा लगाना नहीं चाहती थी। पापा को समझाते हुए बोली, मुझे किस्मत से जो मिला था मिल चुका है, फिलहाल जिंदगी से बहुत खुश भी हूँ, फिर शादी क्यों करूँ? पापा आप बताइए पापा कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि ही ना। बेटी की परवरिश करने से जो खुशी मिलेगी वही मेरी उपलब्धि होगी, फिर मैं बार बार किस्मत आजमाने क्यों जाऊं? पापा को लगा कि आकांक्षा सही रास्ते पर है, फिर वे चुप हो गए। उस दिन के बाद पापा ने उसे कभी शादी के लिए नहीं कहा। आकांक्षा भी अपने बेटे रुद्र के साथ बहुत खुश थी और उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंखें मूंद कर किया गया भरोसा अक्सर विनाश का कारण बनता है। विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और बुद्धिमानी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही एक नारी की असली शक्ति है। याद रखे, पाप का गड़ा एक दिन जरूर भरता है और जीत हमेशा सच्चे की ही होती है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।